नमस्कार दोस्तों, मैं अपना स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी पर। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारे वीडियो देख पाए। दोस्तों शुरू करते हैं आज क्लास मॉडल पेपर 4th, यानी 3 मॉडल पेपर हमारे कंप्लीट हो गए। चौथा मॉडल पेपर है वो शुरू करने जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे 5 मॉडल पेपर करवाऊँगा, तो चौथा मॉडल पेपर है वो हमारा 3 क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और 3 क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। और 5वां जो मॉडल पेपर है उसकी मैं आपको PDF दूंगा और आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले उसको एकदम से 3.25 घंटे का टाइम लेकर नाइट में या डे में जो भी आपको जब भी टाइम मिले 3.25 घंटे का टाइम लेकर आपको उसको मिलाएंगे। जो प्रश्न नहीं आए वो आप मुझे व्हाट्सएप पर वापस भेज देना। उन प्रश्नों को, जो बड़ा प्रश्न है या छोटा प्रश्न जो आपको समझ में नहीं आए, मैं आपको उसका रिप्ले कर दूंगा। टाइम हमारे पास बहुत कम है, एग्ज़ाम हम एकदम से नज़दीक आ गया है, यानी आज 22 तारीख हो गई है तो बहुत कम दिन बचे हैं, 5-6 दिन मानो आप। और 5 दिन के अंदर आपको 2 मॉडल पेपर और करने हैं और फिर मैं तरीका बता रहा हूँ कि आप कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज क्लास। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और चौथे मॉडल पेपर का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण का प्रयोग करते हुए 65 की घात 2 का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्या करना है, 65 का वर्ग करना है। आप देखो इस प्रश्न को हल तो हम कर लेंगे, हमें आता है, अच्छी बात है। लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से आप क्या करोगे कि जो वर्ग की 2-3 विधियां हैं वो विधियां आप फिर से अपने दिमाग, जैसे मान लो आपने ये प्रश्न किया, वीडियो को रोको, बुक में से आपके 2-3 विधियां उनको फिर से फटाफट से एक बार अपने दिमाग में क्या कर दो, रिवीजन कर लो। समझ में आ गई बात आपको? तो ये क्या कह रहा है, 65 का वर्ग ज्ञात करना है। 65 का स्क्वायर है वो सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण के द्वारा करना है। अब याद कर लो, जैसे ही सूत्र का नाम आया, सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण। सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण किन में लगता है? देखो वर्ग ज्ञात करने वाली जो विधियां हैं उनमें तो उन संख्याओं में लगता है जिसका इकाई का अंक क्या हो, 5 हो। ठीक है, और सूत्र एकाधिकैन से हम गुणा भी करते हैं, उनमें क्या होता है कि 2 संख्याओं को जब गुणा कर रहे हैं, जैसे एक संख्या और दूसरी संख्या को जब हम गुणा कर रहे हैं तो इनके जो इकाई के अंक है उनका योग या तो 10 या 1 या 100 या 1000 होना चाहिए और बाकी के अंक क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। उन्हीं संख्याओं में सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण लगता है। याद रखो कि इकाई के अंक है उनका योग या तो 1, 10, 100 ये होना चाहिए। बाकी के जो अंक बच गए जिनको हम निखिलम अंक बोलते हैं वो सेम होने चाहिए। अब वर्ग में तो क्या होता है, आपको पता है कि जब 65 का वर्ग याद करेंगे तो 65 को हम 65 से गुणा करेंगे, इसका मतलब 5 और 5 का योग अपने आप 10 आ रहा है। तो वर्ग जब ज्ञात करेंगे तो उन्हीं संख्याओं पर सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण लगेगा वर्ग में जिनका इकाई का अंक क्या होता है, 5 होता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 65 का इकाई का अंक 5 है तो सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण लगेगा। तो क्या करेंगे, देखो 65 का वर्ग ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि जब सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण होता है तो 65 का स्क्वायर बराबर क्या करते हैं, 2 खंड बनाते हैं। पहले खंड में तो क्या करते हैं, इकाई के अंक का वर्ग, पहला खंड क्या है, पहला इकाई का अंक क्या है, 5, 5 का स्क्वायर। दूसरे खंड में क्या होता है, संख्या, जो संख्या बची हुई है, देखो इकाई के अंक का स्क्वायर और जो निखिलम अंक बच गया वो संख्या को किससे गुणा करना है, उसी संख्या के एकाधिकैन से। यानी बीच संख्या क्या बच गई, 6 का एकाधिकैन क्या होता है, 7 होता है। समझ में आ रही बात आपको? तो ये क्या हो जाएगा, 6 7 42 और ये आगे 25। यही आपका क्या है, आंसर है। समझ में आ गई? यानी जिन अंक संख्याओं के इकाई का अंक 5 है, जैसे 5, 15, 25, 35, 45, इनका जब वर्ग ज्ञात करेंगे तो उनमें लगता है सूत्र एकाधिकैन। कौन सा लगता है, सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण नाम होता है, ध्यान रखेंगे, एकाधिकैन पूर्वेण। तो उसमें क्या होता है, ध्यान दो कि इकाई का अंक का स्क्वायर और जो पीछे बच गया, जैसे आप 45 का कर रहे हैं तो 5 का तो स्क्वायर हो गया, पीछे 4 बचा, 4 को 4 के एकाधिकैन से गुणा करना है। क्लियर होगी बात आपको? तो ये आपका पहला प्रश्न, 65 का स्क्वायर हमने कर लिया। समझ में आ गई बात? आप किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। दूसरा प्रश्न पढ़ो, हल कीजिए। क्या हल करना है, 2x + 3 बटा 2x + 5 बराबर 2x + 5 बटा 2x + 3। कैसे करेंगे, देखो दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है एक समीकरण। क्या दे रखा है,
2x प्लस 3 बट्टे 2x प्लस 5 बराबर 2x प्लस 5 बट्टे 2x प्लस 3। इसको हल करना है। अब देखो, आपको पता है कि आपको 6 अनुप्रयोग दे रखे, उनमें आपको कुछ नियम है और दे रखे हैं, वो नियम आपको याद होने चाहिए। आप देख रहे हैं, देखो कि यहाँ पर एक भिन्न है मेरे पास में, इधर भी भिन्न है। समीकरण जो दे रखा है उसके दोनों तरफ भिन्न है दो, बहुत सारे नियम है। आपको क्या करना है, यहाँ आप देख रहे हैं कि हरों का योग और अंशों का योग करेंगे। जब हर और अंश दोनों दे रखे हैं तो हरों का योग और अंशों का योग करेंगे। यदि वो दोनों बराबर आ रहे हैं तो उत्तर क्या होगा, उस योग के बराबर 0 कर देंगे। तो क्या करेंगे, देखो हरों अंशों का योग कर लो, अंशों का योग, दोनों अंशों का योग। ये अंश क्या है 2x प्लस 3 और इस भिन्न का अंश क्या है 2x प्लस 5। जोड़ दो, 2x और 2x कितने हो गए 4x प्लस 3 और 5 कितने हो गए 8, यानी अंशों का योग कितना हो गया 4x प्लस 8। देखो दिमाग, आप देखो एग्जाम में बैठते आपको पता है कि क्वेश्चन आपके सामने आया, सीधी सी बात है 2x 4x हो रहा है, नीचे 2x 4x हो रहा है, 3 2 5 और 3 और 5 8 और नीचे भी 5 3 8 हो रहा है। हरों का योग कर लो, बस फिर करने का तरीका आना चाहिए। हरों का योग, हर कौन कौन सा, देखो 2x प्लस 5 है पहला हर, दूसरा हर क्या है 2x प्लस 3 है। वापिस जोड़ेंगे, 2x और 2x कितने हो गए, x हो गए 4x प्लस 5 और 3 कितने हो गए 8। आप देख रहे हैं कि अंशों का योग 4x प्लस 8 आ रहा है, हरों का योग भी 4x प्लस 8 आ रहा है। समझ में आ गई। अतः सूत्रानुसार अब आपका जो अनुप्रयोग का जो सूत्र वो क्या कह रहा है कि यदि हरों का योग अंशों का योग बराबर है तो उस योग के बराबर क्या कर दो 0 कर दो और आपको अचर का मान प्राप्त हो जाएगा। तो योग कितना आया 4x प्लस 8 और इसका मान किसके बराबर कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे, मान निकाल दो। तो x बराबर 4x बराबर क्या आया 8 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, और x बराबर -8 बट्टे 4, 4 जो गुणा में बट्टा में चला गया, x बराबर कितना आ गया -2, यानी -8 में जब 4 का भाग दिया तो -2 आ गया। तो इस समीकरण में जो x की वैल्यू है वो कितनी आएगी -2 आएगी। समझ में आ गई बात। आपको क्या करना है कि जिस हिसाब से आपको दे रखा है, यानी पहले इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, एक ध्यान रखो 1 नंबर का, तो आपको अनुप्रयोग याद करना है कि कौन सा अनुप्रयोग लगेगा। बहुत 6 अनुप्रयोग है तो याद कर लो कि जब भिन्न अंश समान है तो हरों का क्या करना होता है, जब हरों का योग अंशों का योग बराबर आ रहा है तो क्या करना होता है। 6 अनुप्रयोग है, उन 6 अनुप्रयोगों को याद कर लो। समझ में आ गया। ये आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न पढ़ो, प्रश्न नंबर 3। 96 तथा 104 का महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 3 है। कैसे हल करेंगे, देखो हमें क्या करना है 96 व 104 का HCF बताना है। ठीक है, तो देखो प्रश्न को कैसे करेंगे, देखो यहाँ से करेंगे कि 96 और 104 का HCF ज्ञात करना, और आपको कोई विधि का नाम नहीं दे करना है, तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से कह रखा है, ने आपको यूक्लिड विभाजन परिमेय से कह रहा है। यदि विधि का नाम दे दे तो उसी विधि से करना है, और विधि का नाम नहीं दे रहा है तो आप अपनी इच्छा से किसी विधि से कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। तो यहाँ पर आपको इजी क्या करेगा कि 96 और 104 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। क्या कर लो, अभाज्य गुणनखंड। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड करो, 2 का भाग 9 में कितनी बार गया 4 बार, 1 बच गया 16 48, फिर 2 का भाग 24 बार, 2 का भाग 12 बार, 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार और 3 का भाग 1 बार। समझ में आ गया। अभाज्य गुणनखंड आपको करना आना चाहिए। तो 96 के आगे अभाज्य गुणनखंड क्या है 1 2 3 4 5 बार, तो 2 गुना 1 2 3 4 5 और लास्ट में क्या है गुना 3, यानी इनको वापस गुणा करेंगे तो कितना आएगा 96। 96 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। वापिस करो, देख लो 3 2 6 6 2 12 12 2 24 24 2 48 48 2 96 आ रहा है वापिस। इसी प्रकार 104 के भी क्या करो अभाज्य गुणनखंड। ये जो काम कर रहे हैं ना ये आप रफ में करेंगे। समझ में आ गई ना। जो आप क्वेश्चन हल कर रहे हैं वहाँ पर नहीं करेंगे, अपनी रफ कॉपी में काम करेंगे। 2 का भाग कितनी बार गया 52 बार,
52 में 2 का भाग 26 बार, 26 में 2 का भाग 13 बार, और 13 खुद अभाज्य संख्या 13 का ही जाएगा। 13 दूने 26, 26 दूने 52, 52 दूने 104। तो 104 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 13। ये काम आपका जो था ये तो रफ का था, ये करना नहीं। देखो प्रश्न की शुद्धता भी होनी चाहिए, काम अच्छी तरीके से करना है, आपको खिचड़ी नहीं पकानी, एकदम से आराम से अच्छे अच्छे अक्षरों में, ताकि जो कॉपी चेक करने वाला उसको सही ढंग से समझ में आए। अब देखो जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं, चाहे आप एलसीएम ज्ञात करो चाहे आप एचसीएफ ज्ञात करो, जब आपको विधि का नाम नहीं दे तो आपको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, अब आपको क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखना है। क्या लिखना है? उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब है कि वो गुणनखंड इसमें भी है इसमें भी है। जैसे ये 2 है इसमें 2 है, तो 1 तो आ गया 2 गुना, इसमें 2 है इसमें 2 है, ये भी 2 आ गया गुना, इसमें 2 है इसमें भी 2 है, ये आ गया। आगे 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है। देखो पेयर बनना चाहिए, एक जोड़ा बनना चाहिए समान संख्याओं का। इसमें 2 है लेकिन अब इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है इसमें 13 है, अब कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड आपके ये हो गए। अब इनको गुणा करने पर कितना प्राप्त हुआ? 8 प्राप्त हुआ, और 8 ही इनका क्या है? एचसीएफ यानी महत्तम समवापवर्तक है। तो आप क्या करेंगे? अतः क्या लिखेंगे? HCF ऑफ 96 और 104, यानी 96 104 का HCF कितना आया? 8 आया। क्लियर हुआ? अब HCF का मतलब क्या होता है कि बड़ी से बड़ी 8 ही एक संख्या है जिसका भाग 96 में भी जाता है 104 में, यानी 8 से कोई बड़ी ऐसी संख्या नहीं है जिसका भाग दोनों संख्याओं में जाए, ये होता है HCF। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात आपको? तो HCF ज्ञात करना था, क्या करना होता था? यहाँ से प्रश्न की शुरुआत की एकदम से अच्छी तरीके से आप मतलब अपना एक जो बॉल पेन होता है उसे अच्छा सा काम करेंगे, ताकि मतलब कचरा नहीं पकाएंगे कि आपने बीच में से काट दिया, बीच में गलत कर दिया, फिर क्रॉस कर दिया, ऐसा नहीं करके काम एकदम से साफ सुथरा करेंगे आप। ठीक है, अपनी जो बोर्ड की एग्जाम की कॉपी होगी। तो ये इसका उत्तर हो गया। समझ में आ गया तीसरा प्रश्न? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 पढ़ो। साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमिति का छोटा सा प्रश्न है, 1 नंबर का। प्रश्न नंबर 4 किसका मान ज्ञात करना है? साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। मान आपको याद होने चाहिए, मतलब आपने अच्छी तरीके से पिछले 12 महीने से पढ़ते जा रहे हैं तो याद होना चाहिए। क्या करेंगे? साइन 60 का मान आप जानते हैं √3/2 कितना होता है? √3/2 गुना कोस 30 का मान। अब कोस 30 का मान होता है वो साइन 60 वाला ही होता है। समझ में आ गई? देखो आपको पता है कि साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2 होता है, 45 का मान 1/√3 होता है, 60 का मान √3/2 होता है और 90 का मान 1 होता है। अब इसको उल्टा कर दो, यानी उल्टे का मतलब क्या हो गया कि कोस जो होगा ये तो साइन का है, ये किसकी वैल्यू है? साइन की। कितने पर? 0 पर, 30 पर, 45 पर, 60 पर और 90 पर। अब कोस 0 वाली, कोस 0 का मान क्या हो जाएगा? ये वैल्यू यहाँ लेके आ जाओ। कोस 30 का मान ये सेकंड वैल्यू लेके आओ, कोस 45 का ये, कोस 60 का ये, कोस 90 का ये। समझ में आ गई बात आपको? तो साइन का याद है तो कोस का आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो जो साइन 60 का मान है वही कोस 30 का मान होता है, तो वो कितना हो जाएगा? √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 होता है गुना, और कोस 60 का मान साइन 30 का मान होता है, यानी कितना हो जाएगा? 1/2। समझ में आ गई बात आपको? देखो साइन और कोस के मान रिलेट कैसे करेंगे आप ध्यान दो कि जिन एंगलों का योग 90 हो रहा है, जिन एंगलों का योग 90 हो रहा है वो उन पर मान क्या होगा? सेम। जैसे समझेंगे कि मैं कह दूं कि साइन 30 का मान 1/2 होता है। अब साइन में मैं क्या जोड़ूं कि 90 हो जाए? 60 जोड़ूं, तो कोस 60 का मान भी क्या होगा? कोस 60 का मान भी 1/2 होगा। समझ में आ गई ना? ये आप कहाँ से ये जो रिलेशन कहाँ से निकाल रहे हैं? जो आपने पूर्व कोण के मान पढ़े थे। क्या पढ़े थे? साइन 90 - a बराबर कोस 90 a होता है, पढ़ा था ना मैंने, वहीं से निकाल रहे हैं। चलो
तो छोड़ो इसको, आपको ये याद होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, देखो हल कर लो आगे। √3 को √3 से गुणा करेंगे 3/2 को 2 से गुणा किया 4 प्लस 1 को 1 से गुणा किया 1 और 2 को 2 से गुणा किया 4। जब हर समान है, ध्यान दो फिर से बता रहा हूँ मैं, जब हर समान है तो ऊपर वाली संख्या में सीधी संक्रिया लगा दो। यानी संक्रिया क्या है, योग करना, जोड़ करना है। तो जब हर समान है तो ऊपर वाली संख्या को सीधा जोड़ दो, 3 और 1 4 को सीधा जोड़ दो। आप लघुत्तम करके फिर गुणा वगैरह नहीं करेंगे। फिर से ध्यान से सुनो कि जब हर समान है तो हर को नीचे लिख दो, ऊपर सीधी संक्रिया लगा दो। यदि यहाँ पर माइनस है तो सीधा माइनस कर दो हरों का अंशों का, और यदि योग है तो सीधा अंशों का योग कर दो। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका हर 4 है, इसका हर 4 है, तो हर 4 आया और अंश 3 और 1 को जोड़ दिया और 4 में 4 का भाग दूंगा तो 1 आ जाएगा। यानी इनका मान कितना आया, 1 आया। समझ में आ गई। यानी मैं देखो प्रश्न आपको आता होगा, मैं ये बता रहा हूँ कि एग्जाम में आपको प्रश्न को करना कैसे। तो आपको देखो क्या करना है, काम तो पहली बात है कि काम आपका साफ होना चाहिए। ये नहीं है कि आप जैसे आपकी जो बोर्ड की जो कॉपी होगी उसमें ये लाइन होगी, एक ही लाइन में आप बहुत सारी चीज़ों को फंसा रहे हैं। तो आराम से एकदम से अच्छे अच्छे अक्षरों में और कहीं पर काटा पिटी बिना किए हुए एकदम से माइंड को फिर जितना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया, जितना हमें आता है अच्छी बात है, उसी पर हमें फोकस करना, अच्छी से मतलब एग्ज़ाम दे के आना है। समझ में आ गई बात आपको। तो ये आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न पढ़ो, प्रश्न नंबर 5। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के पाद से दूरी ज्ञात कीजिए। पहले तो देखो इसका चित्र बना लेते हैं, इधर ध्यान दो। जैसे ये AB कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई आपको 10 मीटर दे रखी है। आगे क्या दे रखा है कि पृथ्वी शिखर से, अब शिखर से देखें तो पृथ्वी के बिंदु का अवनमन कोण, देखो ये जो दृष्टि रेखा है ये तो आपको देखना है कि पृथ्वी के बिंदु की तरफ देख रहे हैं हम, ये तो ये जो अवनमन कोण बन रहा है ये वाला कोण, ये आपका 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। ये आपकी लैंड है, भूमि है, यहाँ पर बिंदु C है। तो ये आपको पूछा क्या है, बिंदु की मीनार के पाद की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान दो इधर क्या करना है, यहाँ पर आपको अवनमन कोण दे रखा है। क्या दे रखा है, अवनमन कोण। अब देखो अवनमन क्या, जो सीधी दृष्टि रेखा होती है उसके नीचे बनने वाला कोण अवनमन। नमन करते हैं तो नीचे की तरफ देख के करते हैं, तो याद रखो अवनमन। अवनमन का मतलब होता है नीचे की ओर बनने वाला। तो ये कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। ठीक है, अब ध्यान रखो आपको पता है कि ये जो सीधी लाइन है ये और BC ये दोनों क्या है, समांतर है, और ऐसी क्या इसकी तिर्यक रेखा बनती है। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझ में आ गई ना, बराबर क्यों होते हैं। अब देखो करना क्या है आपको, ये आपका कितने डिग्री का आ गया, 30 डिग्री का आ गया। ये आपको 10 मीटर दे रखा है। तो आपको मीनार के पाद से उस बिंदु जहाँ पर ये शिखर से, मीनार के शिखर से भूमि के एक बिंदु से जो कोण बन रहा है उस कोण से, उस बिंदु से ये आपको दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो माना मीनार AB है जिसके शिखर से बिंदु C पर अवनमन कोण 30 डिग्री का है। ये क्या मानना है हमने, ये बिंदु माने। बाकी तो दे रखा, मीनार भी दे रखी है हमें, ये अवनमन कोण भी दे रखा है, ये हमने बिंदु मान लिए। अब आप क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में इसमें क्या देख रहे हैं आप, कोण C बराबर 30 डिग्री। इसका कारण लिख दो, चूंकि अवनमन कोण बराबर 30 डिग्री। देखो ये कोण 30 डिग्री का है, ये समांतर रेखा है, तो एकांतर कोण के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। या ये लिख दो अवनमन कोण का एकांतर कोण, इसका हमने कारण लिख दिया। क्योंकि कोण तो हमें ये दे रखा 30 डिग्री, हम इसको क्यों लिख रहे 30 डिग्री का, क्योंकि हमें पता है कि यदि ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का है, इसका हमने कारण लिख दिया। क्लियर हो गया। आगे क्या दे रखा है, इसमें AB बराबर आपको 10 मीटर दे रखा है, AB बराबर 10 मीटर दे रखा है। आपको BC ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, BC बराबर ज्ञात करनी है। ध्यान दो कोण ये दे रखा है और इस कोण के लिए लंब क्या होगा,
मुख्य कोण के सामने की भुजा AB। ज्ञात क्या करना है, BC ज्ञात करना है। कर्ण आपको पता है 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है कर्ण। तो लंब आपको देकर आधार आपको ज्ञात करना है, तो कौन से संक्रिय लगाएंगे, आपको पता है लंब और आधार वाले संक्रिय लगाएंगे। तो लंब और आधार किस में होता है, टेन में होता है। तो आप क्या लिखेंगे, चूंकि टेन थीटा बराबर, अब टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है AB बटा आधार क्या है BC। मान रख दो टेन, थीटा का मान यहाँ पर कितना दे रखा है 30 बराबर AB कितनी देर के 10 बटा BC ज्ञात करनी है। बस कुछ नहीं करना, BC को इधर लेके आओ, या एक बार मान रख दो टेन 30 का मान क्या होता है, ये आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए भाई। टेन 30 का मान होता है 1 बटा √3 बराबर क्या हो जाएगा 10 बटे BC। वज्र गुणा कर लो, तिरछा गुणा। BC को जब मैं 1 से गुणा करूंगा तो BC आएगा बराबर 10 को मैं √3 से गुणूंगा क्या आएगा 10√3 मीटर। यहाँ पर आपको आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि आपको प्रश्न में BC नहीं पूछा। अगर BC पूछता तो BC बराबर आ गया, उत्तर लगा सकते हैं, लेकिन BC नहीं पूछा। आपको क्या पूछा है कि मीनार के पाद से बिंदु, जो भूमि पर बिंदु है वहाँ तक की दूरी पूछिए। समझ में आ गई बात आपको। BC तो हमने मानना है। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः मीनार के पाद से भूमि पर स्थित बिंदु की दूरी बराबर 10√3 मीटर होगी। ये लिखना है, फिर उसके बाद में यहाँ पर आप आंसर लगाओ कि ये आपका उत्तर है। समझ में आ गई ना। तो अच्छी तरीके से एक मतलब अपनी स्केल की सहायता से अच्छा सा चित्र बना लो और फिर एक एक स्टेप से एकदम सुंदर सुंदर अक्षरों में आप इस प्रश्न को ऐसे हल करेंगे। समझ में आ गया। ये आपका 5वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 पढ़ो। समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ लिखिए। क्या है कि एक वृत्त है और वो किसी समतल पर लुढ़क रहा है। जैसे ये समतल है और उस पर ये वृत्त है, ये वृत्त ऐसे लुढ़केगा, तो इसका जो केंद्र है उसका बिंदु पथ, यानी ये वृत्त जब इधर जाएगा लुढ़कता लुढ़कता, तो इसका केंद्र है उसका बिंदु पथ बताना आपको। ध्यान दो, देखो आपने खिलौने का पहिया चलाया ना, खिलौना चलाया ना, तो खिलौना का जब पहिया घूमता है तो उसके अंदर जो मतलब उसका मध्य बिंदु होता है। आप कितना भी चलाओगे तो वो मध्य बिंदु एक लाइन बनाए। देखो इसको जब ऐसे चलाऊंगा तो ये जो केंद्र है वो एक ऐसे लाइन में चलेगा ऐसे, यानी वृत्त तो ऐसे घूमता जाएगा लेकिन केंद्र है वो एक ऐसी लाइन में चलेगा। तो ये क्या बनाएगा, एक सीधी रेखा बनाता है जो इस समतल के क्या होती है, समांतर होती है। देखो जैसे यहाँ पर त्रिज्या 3 मीटर के सपोज दैट, तो ये वृत्त कितना भी घूमेगा तो ये तो केंद्र इस समतल से कितनी दूरी पर रहेगा, 3 मीटर की दूरी पर रहेगा और ये एक सीधी रेखा बनाएगा। तो जो प्रश्न नंबर 6 है, छठा प्रश्न है, उसका हल क्या है आपको याद रखना है। ये आपकी किताब का प्रश्न है, अच्छी तरह से दे रखा है। आप क्या लिखेंगे, केंद्र का बिंदु पथ, यानी इसका जो बिंदु पथ होगा ये वो क्या होगा, बिंदु पथ एक सरल रेखा होगी जो, अब वो सरल रेखा है वो क्या होगी, जो समतल के समांतर है, समांतर है। समझ में इतना ही लिखना है, यानी कि वो जो केंद्र है उसका बिंदु पथ तो एक सरल रेखा होगी, वो सरल रेखा उस समतल के क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, ये आपका छठा प्रश्न है। बिंदु पथ वाले चैप्टर से किसी भी चीज़ का बिंदु पथ पूछ सकता है। जो आपकी बुक में दे रखे हैं 5-6 बिंदु पथ है वो याद कर लो, किसका पूछे उसका आपको एक लाइन में जवाब देना है। ओके, अगला प्रश्न पढ़ो, 7वां प्रश्न। अर्धवृत्त में बने कोण का कुल मान लिखिए। देखो अर्धवृत्त में बना कोण, वैसे मैंने आपको जो 12वां अध्याय 13वां अध्याय कराया उसमें अच्छी तरह समझाया कि अर्धवृत्त है, उसमें यदि कोई सा भी कोण बनाएंगे वो हमेशा कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। याद रखो, ये आप सारे जानते हैं। अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है। तो प्रश्न नंबर 7 है, उसका जो उत्तर है वो क्या है,
अर्धवृत्त में पूरा लाइन में लिखना है भाई, एक लाइन में उत्तर देना, ये मत लिख देना केवल 90 डिग्री। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे उत्तर लगाया और 90 डिग्री करके छोड़ देते हैं। हालांकि आपका उत्तर सही है, बट आपको क्या करना है, उत्तर सीमा को भी ध्यान रखना। उत्तर जो है उसकी शब्द सीमा है उसको ध्यान में रखना। अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। बस ये एक लाइन में आपको उत्तर लिखना है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो, आगे पीछे हमने जो बहुत सारी पीछे जो परिमेय की तो उसमें भी काम आएगा, आगे भी बहुत काम आएगा कि अर्धवृत्त में जो कोण बनता है, कहीं पर बना लो परिधि के बिंदु पर, तो वो हमेशा क्या बनेगा, समकोण ही बनता है, ठीक है। आगे देखो 8वां प्रश्न करवा देता हूँ, प्रश्न नंबर 8 पढ़ो क्या है। एक पासे के एक बार फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फिर 1 नंबर का प्रश्न है, प्रायिकता वाले में से छोटा सा प्रश्न है। क्या कह रहा है कि जब हमने एक पासे को फेंका उस पर विषम अंक आने की प्रायिकता आपसे पूछिए। तो प्रायिकता वाले में मैंने आपको हमेशा क्या बताया, हल कैसे करेंगे। सर्वप्रथम कुल परिणाम लिख दो। पासे को एक बार फेंकना, घटना कितनी बार हो रही है, एक बार, तो एक बार फेंकने पर कुल परिणाम। प्रायिकता वाले में हमेशा आपको क्या लिखना, सर्वप्रथम कुल परिणाम कितने होते हैं, या तो देखो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। पासे पर 1 से लेके 6 तक अंक होते हैं। आप इरेजर से खेले होंगे, पासे क्लास में खेलते हैं ना, इरेजर पर एक तरफ 1 लिखते हैं, 2 3 4 5 6, तो 6 फलकें होती है, 6 ही उस पर क्या होती है, अंक होते हैं। तो कुल परिणाम कितने हो गए, 6 हो गए। समझ में आ गई बात आपको। कुल परिणाम लिखने के बाद में आपको अनुकूल परिणाम लिखने। अब सर अनुकूल परिणाम कैसे लिखें, जिसकी आपको प्रायिकता पूछी है उसके अनुकूल परिणाम। आपको प्रायिकता किसकी पूछी है कि पासे के ऊपर विषम अंक आने की प्रायिकता। तो आपको क्या लिखना है, विषम अंक आने की, विषम अंक आने के अनुकूल परिणाम। क्या लिखना है, अनुकूल परिणाम, विषम अंक आने के अनुकूल। अब विषम अंक कौन कौन से होते हैं वो लिखने हैं आपको। 1 2 सम होती है, 3 विषम होता है, 4 सम होता है, 5 विषम होता है, 6 सम हो गया, 7 आता नहीं है। समझ में आ गई ना बात आपको। तो ये 3 ही अनुकूल परिणाम है। कितने हो गए टोटल, 3 अनुकूल परिणाम हो गए। समझ में आ गई बात आपको। अब यहाँ क्या करना है, विषम अंक आने के कुल परिणाम लिख दिए हमने, प्रायिकता लिख लो। अतः विषम अंक आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता सूत्र हमेशा याद रखो, अनुकूल बटा कुल, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ये सूत्र अपने दिमाग में रखो। अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना है, 3 बटे कुल परिणाम कितने, 6। 3/6 का मतलब क्या हो गया, 1/2, और यही आपका क्या है, आंसर है। समझ में आ गई बात आपको। अब यहाँ पर इस पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। सम संख्या आने की प्रायिकता, तो आप अनुकूल परिणाम किसके लिखते हैं, सम। सम का मतलब 2 4 6। अभाज्य आने की प्रायिकता, तो याद रखो उसमें आपको 2 को 1 को काउंट नहीं करना है। यह प्रश्न बहुत बार आता है। अभाज्य, पासे पर अभाज्य अंक आने की प्रायिकता, नोट कर लो, चाहे आप कर लेना। एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य अंक आने की प्रायिकता। तो आप जानते हैं कि अभाज्य अंक कौन सा होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है। एक न तो भाज्य होता है और न अभाज्य होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसमें 1 को काउंट कर लेते हैं, 2 को भूल जाते हैं, या जो 2 को भी काउंट कर लेते हैं, 3 को भी कर लेते हैं, 5 को भी काउंट कर लेते हैं। गलत है। 1 को आपको न तो भाज्य में काउंट करना है और न अभाज्य में काउंट करना है। समझ में आ गई बात आपको। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, 7वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न पढ़ो। CCTV का पूरा नाम लिखिए। ये सड़क सुरक्षा वाला में है, आपको 9वां प्रश्न में है वो CCTV का पूरा नाम पूछा है। CCTV का पूरा नाम देखो, इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है क्लोज्ड सर्किट
टेलीविज़न। सीसीटीवी का पूरा नाम होता है क्लोज सर्किट टेलीविज़न, क्लोज लिख सकते हैं। तो इसको देखो, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न ये लिखेंगे। सीसीटीवी का पूरा नाम है, 1 नंबर का प्रश्न है, याद होना चाहिए आपको, एग्जाम में पूछ सकता है। क्लोज सर्किट टेलीविज़न होता है, ठीक है। और एक आपका जो पीवीसी का भी पूरा नाम पूछ सकता है, वो भी आपको आना चाहिए। यानी 2-3 जो शॉर्ट संक्षेप जो वर्ड है उनका आपको विस्तृत रूप पूछ सकता है, तो आप उनको याद कर लें। अगला प्रश्न देखो, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। क्या है देखो कि एक पतंग भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, जिसके धागे का भूमि के साथ झुकाव 45 डिग्री है, तो धागे की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा प्रश्न है। देखो क्या कह रहा है, जैसे मान लो ए बिंदु पर कोई पतंग है, ठीक है, और उसकी भूमि से ऊंचाई कितनी देर की है, आपको 75 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। समझ में आ गई ना, भूमि से सीधी ऊंचाई होगी आपकी। देखो ए बिंदु पर कोई पतंग है, तो भूमि से मान लो कि यहाँ पर बी बिंदु से उसकी ऊंचाई 75 मीटर है। ये हमेशा लंबवत होती है, ध्यान रखो। आगे क्या कह रहा है कि भूमि से जो पतंग का जो धागा है वो उसको हमेशा सीधा माना जाता है। वैसे तो ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है, लेकिन सीधा माना जाएगा। और वो जो कोण है वो कितना है, धागे और भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण है, 45 डिग्री का कोण है। और आपसे क्या पूछा है, धागे की लंबाई। इस धागे की लंबाई पूछी, यह मान लो सी बिंदु है। समझ में आ गई ना बात आपको। क्या करेंगे, देखो प्रश्न नंबर 10 हल। देखो माना ए बिंदु पर पतंग है तथा भूमि के बी बिंदु से 75 मीटर ऊंचाई पर है। ये हमने मान लिया है। बिंदु ए पर यहाँ पर पतंग है और भूमि के बी बिंदु से 75 मीटर ऊंचाई पर है। ये आपको अपने हिसाब से लिखना है, जो हमने माना नहीं ABC, इसके लिए लिखना है, ठीक है। तथा थीटा बराबर 45 डिग्री। थीटा का मान कितना दे दिया, 45 डिग्री का। आपको देखो दे क्या रखा है, अगर ये कोण है मुख्य कोण, तो इसके सामने का ये लंब हो गया, लंब दे रखा है। पूछा क्या है, धागे की लंबाई। धागा क्या है, ऐसे यहाँ से पतंग उड़ रही है, तो ये धागा हो गया 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती, कर्ण। आपसे कर्ण पूछा है, क्या पूछा है, कर्ण पूछा है। लंब आपको दे रखा है, कौन सी संक्रिया लगाएंगे, तो हमेशा अपने खोपड़े में टेन बिठा के नहीं रखना है कि हमें तो टेन ही लगाना है। अगर टेन ही लगाना है तो नंबर नहीं आएंगे भाई, आपको याद रखना है। तरीका मैंने आपको बता दिया है। आपको लंब दे रखा है, कर्ण पूछा है, तो वो संक्रिया लगाओ जिसमें लंब और कर्ण होती है। साइन का सूत्र लंब बट्टा कर्ण होता है, तो साइन लगाओ। बाकी कोस नहीं लगाएंगे, आधार बट्टा कर्ण होता है, आधार से कोई लेना देना नहीं है। टेन का लंब बटा आधार होता है, लंब तो है लेकिन आधार से कोई लेना देना नहीं। समझ में आ गई बात आपको। तो क्या करेंगे, चूंकि साइन थीटा, अब साइन थीटा क्यों लगाया, समझ में आ गया। साइन का सूत्र होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब मुझे दे रखा, कर्ण मुझे ज्ञात करना है। वही संक्रिया लगाओ जिसमें आपको ज्ञात करने वाली भुजा भी आए और जो दे रखी है वो भुजा भी आए। तो मुझे दे रखी है लंब वाली भुजा, ज्ञात मुझे कर्ण करना है, तो लंब और कर्ण में केवल साइन होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। लंब यहाँ पर क्या दे रखा है, AB, और कर्ण क्या है, AC। साइन थीटा का मान कितना है, 45। तो साइन 45 बराबर ये कितनी है, 75 बटे AC तो मुझे ज्ञात करनी है, जो कि तू पड़ी रहने दो, मान रख दो। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। कितना होता है, 1/√2 बराबर 75 बट्टा AC। अब तिरछा गुणा कर लो। AC को जब मैं 1 से गुणा करूंगा तो AC आएगा बराबर 75 को मैं 2√2 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 75√2 मीटर। अब यहाँ पर आंसर नहीं लगाएंगे, ये तो AC बराबर किया है। आपको प्रश्न में पूछा क्या, धागे की लंबाई, तो नीचे क्या लिखेंगे, अतः धागे की
लंबाई बराबर 75√2 मीटर आंसर करना है। समझ में आ गई बात आपको? कैसे करना है, कौन सी संक्रिया लगानी है, साफ सुथरा काम करना है, चित्र आपको बनाना आना चाहिए ऐसे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो ऐसे बनाएंगे, ऐसे बना लो भाई, धागा इधर कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 45 डिग्री का कोण हो जाएगा, ये आपको 75 डिग्री दे रखी है। समझ में आ गई बात? यानी कि आपको रट्टा नहीं लगाना, सीधी सी बात है, कहने का मतलब रट्टा नहीं लगाना है, प्रश्न को समझ के उसके बाद में उसको हैंडल करना है। समझ में आ गया आपको 10वां प्रश्न? कोई दिक्कत है तो बताओ। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 11, पढ़ो क्या कह रहा है। 11 नंबर प्रश्न, द्वंद्व योग विधि से 93 का वर्ग ज्ञात कीजिए। कैसे हल करेंगे? 93 का स्क्वायर ज्ञात करना द्वंद्व योग विधि द्वारा। ठीक है, कैसे करेंगे? प्रश्न की शुरुआत नहीं की अभी, कैसे करेंगे? द्वंद्व योग विधि में आपको पहले तो संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। अब कितने जोड़े बनते, कैसे बनते, ध्यान दो। मैं एक बड़ी संख्या का जोड़ा बना के बता देता हूँ आपको। जैसे मेरे पास ये संख्या, इसके मुझे जोड़े बनाने। पहला हमेशा पहला अंक 1 अंक ले लो, दूसरे जोड़े में 2 अंक ले लो, तीसरे जोड़े में 3 अंक ले लो। समझ में आ गई ना उसी संख्या के। चौथे जोड़े में 4 अंक ले लो। अब यहाँ रुक नहीं जाना कि 4 अंक आगे रुक जाए, नहीं। अब आपको क्या करना है, पहले आपने क्या पहला अंक लिया, फिर दूसरा अंक ले लिया, तीसरा, चौथा, ऐसे पूरे अंक हो गए। पूरे अंक होने के बाद में आपको क्या करना है, पहले अंक को छोड़ देना है और जो बच गया वो जोड़ा लिख लो। पहला अंक छोड़ा तो 542 छोड़ दिया, फिर दूसरा अंक छोड़ दो तो क्या बचा 42, फिर तीसरा अंक छोड़ दो, क्या बचा 2। तो ये इसके क्या बने हैं, जोड़े बने हैं। समझ में आ गई बात आपको? तो इस प्रकार आपको जोड़े बनाने आने चाहिए और इन जोड़ों का आप क्या करेंगे, द्वंद्व योग करेंगे। अब द्वंद्व योग बता देता हूँ, फिर से ध्यान दो, द्वंद्व योग कैसे करते हैं। द्वंद्व योग करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दो इधर, कि मुझे 7 का, एक संख्या का 7 का द्वंद्व योग तो होता है 7 का स्क्वायर। 2 का करना होता है तो दोनों संख्याओं का गुणा और उसको वापस 2 से गुणा कर दो। समझ में आ गई? 3 संख्याओं का करना होता है तो ध्यान दो, बीच वाली संख्याओं का स्क्वायर प्लस जो 2 संख्या इर्द गिर्द बच गई उनका गुणा गुणा 2। ऐसे द्वंद्व योग करते हैं। तो हमें क्या पूछा, 93 का वर्ग पूछा। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। 93 के जोड़े कैसे करेंगे, एक तो 9 का हो गया, ठीक है, दूसरा 93 का हो गया और तीसरा 3 का हो गया। 3 जोड़े बनेंगे, 2 अंक है तो कितने जोड़े बनेंगे, 3। अब योग कैसे करेंगे, 9 का द्वंद्व ओब्लिक 93 का द्वंद्व ओब्लिक 3 का द्वंद्व। समझ में आई ना बात आपको? 9 का द्वंद्व क्या होगा, 9 का स्क्वायर ओब्लिक 93 का द्वंद्व क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणा गुणा 2। 2 संख्याओं का द्वंद्व, 2 अंकों का द्वंद्व कैसे करते हैं, दोनों अंकों को गुणा कर लो और फिर उसको 2 से गुणा करना है, ओब्लिक 3 का द्वंद्व क्या होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 81। ये कितना होगा 9 तिया 27 और 27 को 2 से गुणा करेंगे तो 54 ओब्लिक और 3 का 9 हो जाएगा। समझ में आ गई? प्रत्येक खंड के अंदर पहले खंड को छोड़कर सभी खंड में 1 अंक होगा। तो इसमें तो पहले से 1 अंक है, इसका 1 अंक यहाँ रह जाएगा, दूसरा घात में चला जाएगा, 5 घात में जाएगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 और ये 8 क्यों करते हो, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी 93 के आपके क्या हो गया, द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग ज्ञात हो गया। इस प्रकार आपको हल करना है। समझ में आ गया? 11वां प्रश्न, कोई दिक्कत है तो बताओ। अगला प्रश्न पढ़ो, प्रश्न नंबर 12। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे करेंगे, देखो मैंने आपको बता रखा है, जब आपको अपरिमेय सिद्ध करना होता है तो सीधा सा मान लो, माना √2 + √5 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान लो अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय संख्या हमने मान ली। अतः यदि ये परिमेय संख्या है तो इसको a/b के रूप में लिखा जा सकता है। तो क्या होगा, 2 + √5 बराबर
ए बट्टा बी, जहाँ बी इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात आपको। यदि परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को हम ए बट्टा बी के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर जो हर होता है उसके बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ये शर्त है इसकी। और क्या लिखेंगे, जहाँ ए व बी अभाज्य पूर्णांक है। अभाज्य का मतलब है कि इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जब मैं एक संख्या को देखो √2 √5, ये जो मैंने पीछे प्रश्न रखा है उससे थोड़ा सा अलग है। एक को उधर ले जाओ, √2 को चाहे इधर रख लो चाहे √5 को इधर रख लो, दोनों से हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 को मैंने इधर रखा, ए बट्टा बी इधर है, और √5 उधर जाके √-5 हो जाएगा। समझ में आ गई ना, ये 5 उधर जाके माइनस का हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको वर्ग करना है, यानी इसका वर्ग कर दो, ये रूट हट जाएगा। हमें करना क्या है, हमारा जो प्लान है वो क्या है, मैं प्रश्न को पूरा होते ही आपको बताऊंगा। वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो 2 का तो वर्ग क्या आ गया, 2 बराबर ए बट्टा बी माइनस √5 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। हल करो भाई, 2 बराबर ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद √5 का स्क्वायर 5 हो जाता है, माइनस 2 गुना पहला पद गुना दूसरा पद होता है, तो √5 गुना ए बट्टा बी। ये समझ में आया क्या। देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 गुना एक्स वाई होता है, सारे जानते हैं। तो पहले पद का स्क्वायर, पहला पद a बटा बी है तो a बटा बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, दूसरा पद क्या है √5 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो 5 माइनस 2 गुना पहला पद गुना दूसरा पद, तो दूसरा पद √5 और पहला पद a बटा बी। अब इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा, तो 2 बराबर ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 और √5 ए बी। अब थोड़ा सा 5 इसको हल इसलिए किया है कि 5 को आप इधर लेके आ जाओ, तो 5 क्या हो जाएगा, इधर आके माइनस का हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको। इधर क्या बचा, माइनस का 3 बराबर ये क्या आया, ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस ए 2 √5 बटा ए बी। अब यहाँ पर आपका टारगेट क्या रहेगा, आपको √5 को एक तरफ रखना है, बाकी को एक तरफ ले जाना है। समझ में आ गई बात आपको। तो देखो √5 को मैं करूँगा तो ये संख्या उधर आ जाएगी, इधर -3 था और माइनस का ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, और इधर -2 √5 बट्टा ए बी बच जाएगा। समझ में आ गई बात आपको। अब क्या करेंगे, देखो इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी, यानी जब एक समीकरण में सारे चिन्ह समान है तो सारे चिन्हों को पलटा जा सकता है। समझ में आ गई ना बात आपको। तो इसको मैं कैसे लिख दूं, 2 √5 ए बट्टा बी बराबर 3 प्लस ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। पूरे चिन्हों को मैंने चेंज कर दिया, इसको प्लस, इसको प्लस, इसको भी प्लस। अब इधर तो मुझे क्या रखना है, √5 रखना है, बाकी सारा उधर भेजना है। तो उधर वाले को थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 2 √5 ए बटा बी बराबर ये आएगा बी स्क्वायर, इसके नीचे मैं 1 मान लूँगा तो बी स्क्वायर, 1 का भाग दिया बी स्क्वायर बार, बी स्क्वायर को 3 से गुणा किया तो 3 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। अब आपको क्या करना है, ए बट्टा बी और 2 को उधर भेजना है। तो क्या आया, √5 बराबर इधर क्या है 3 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर। तो था ये जो 2 इधर गुणा में है वो इधर किस में चला जाएगा, बट्टे में। बी इधर बट्टे में है, उधर किस में चला जाएगा, गुणा में। ए इधर गुणा में है, उधर किस में चला जाएगा, बट्टे में। यहाँ तक समझ में आ गई बात आपको। अब थोड़ा सा देखो, मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसको थोड़ा सा वीडियो को रोक के आप लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, देखो √5 बराबर इसको मैं 20 से अंदर गुणा करूँगा तो क्या आएगा, 3
बी क्यूब आ गया। देखो बी को जब मैं 3b² से गुणा किया तो 3b² को b से किया तो b क्यूब प्लस a² को जब b से करूँगा तो क्या आएगा a² b बटे 2 गुणा ab², 2ab² आ गया। समझ में आ गया ना, इसको मैंने हल कर लिया। अब यहाँ पर आप देखो कि a और b क्या है, पूर्णांक है, तो ये पूरा का पूरा जो एक टर्म है, पद है, ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। समझ में, क्योंकि पूर्णांकों का गुणा जोड़ बाकी जो भी हम संक्रिया लगाएंगे तो अंत में हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि a b पूर्णांक है अतः, यदि ये पूर्णांक है अतः इसका मतलब 3b³ प्लस a² b बटा 2ab², ये पूरा एक परिमेय संख्या है। यानी ये पूरा क्या है, परिमेय संख्या। अब इस समीकरण का ये भाग परिमेय है तो ये भी परिमेय होना चाहिए। अतः √5b परिमेय संख्या होगी। ये परिमेय है, इस समीकरण का ये भाग परिमेय है तो ये भी परिमेय होना चाहिए। बराबर, बीच में बराबर का चिन्ह, इसका मतलब है कि जो इधर है वो इधर है। इसका मतलब ये तो हमें सिद्ध हो गया कि इधर ये तो क्या परिमेय है, तो ये भी परिमेय। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 है वो एक अपरिमेय संख्या, सारे जानते हैं। और √2 और √5 और √7 और √11 ये सारे क्या अपरिमेय संख्याएं हैं। अब √5 जब अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह कल्पना गलत है कि क्या कल्पना की थी हमने शुरुआत में, √2 प्लस √5 एक परिमेय संख्या, ये तो कल्पना की थी। अब इसका मतलब ये हमारी कल्पना गलत है। गणित में जो संख्या परिमेय नहीं है वो परिमेय होगी 100%, क्योंकि दो प्रकार की संख्या होती है, परिमेय और अपरिमेय। फिर उनको वापस बांटा जाता है, उसमें जो पूर्णांक है, जो आपकी पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है, वो अलग अलग हो जाती है। लेकिन संख्या दो ही प्रकार की होती है। अब ये तो सिद्ध हो गया गलत है, ये गलत है कि ये संख्या जो है ये क्या है, परिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या है, ये बात गलत सिद्ध होगी। इसका मतलब क्या है, अपरिमेय। अतः यह सिद्ध होता है कि 2 रूट प्लस 5 रूट एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई ना, इतना आपको करना पड़ेगा। देखो इस प्रश्न में क्या करना है, सबसे पहले आप परिमेय मान लो, उसके बाद में उसके बराबर a/b करके ये समीकरण बनाते जाओ और ये लेके आना पूरा। इसके बाद में आपको ये थ्योरी लिखनी है। समझ में आ गई, क्लियर हो गया। तो ये आपके मैंने 12% करवा दिए। आगे के प्रश्न है हम आगे वाली क्लास में करेंगे। तबीयत थोड़ी सी डाउन है, एनर्जी कम हो गई है, इसलिए थोड़ा सा आगे नहीं पढ़ा पाऊँगा। तो अब आगे से क्या करेंगे हम, ये मॉडल पेपर पढ़ने के बाद में मैं आपको PDF अवेलेबल करा दूंगा। अच्छी तैयारी करो और अपना जो गोल है उसको अचीव करो। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।